नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हॉस्टल वार्डन में अगले 45 दिनों में सफलता की क्या रणनीति होना चाहिए, उस पे हम चर्चा करेंगे। रणनीति का इतना महत्व है, आपने अब्राहम लिंकन का एक कथन सुना होगा कि अगर आप मुझे 6 घंटे देंगे किसी भी पेड़ को काटने के लिए, तो पहले 4 घंटे में अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। मतलब अगर आपके सामने अभी ये इतना बड़ा एग्जाम है ना, जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आपकी रणनीति सही होना चाहिए। हम कुछ मूल मूल मुद्दे बताएंगे जिसके आधार पे आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। अगर आप उसी दिशा में चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप उस दिशा में नहीं है तो थोड़ा सा आप उस दिशा में अपने आप को मोल्ड करिए, थोड़ा सा खुद को चेंज करिए। पहले हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर क्या क्या अप्रोच होना चाहिए, इनपुट आउटपुट मेथड क्या होता है, तुक्का क्यों जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि तुक्का लगाओ। पीएससी प्री का कई लोग बोलते हैं भैया आप तुक्का तुक्का बोल के कटअप बढ़ा दिए। तो तुक्का जरूरी है, आप नहीं लगाओगे कोई और लगाएगा। और अगर पीएससी में लगा रहे हैं हम लोग 1/3 निगेटिव में, तो 1/4 निगेटिव में तो लगाना ही है। 5 सवाल में आपका एक सवाल तो सही होगा ना। 5 में तो लोग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ के भी लगा लेते हैं, तो एक सही होता है। आप 5 ए लगाओगे तो एक तो ए होगा। और अगर एक भी सही होता है तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। दो सही होता है, आप आगे बढ़ जाओगे। तो तुक्का बहुत जरूरी है। मैं हम लोग ऐसे इन्विजिलेटर ड्यूटी में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग पूरा सवाल भी अटेंड नहीं करते। आपको अगर आपका आंसर सीट मिला ना ओएमआर, तो आखिरी में लिख दो कि भाई मैं तो कोई सवाल नहीं छोड़ूंगा। उसमें रहता है कि इतने सवालों के उत्तर मैंने नहीं दिए, पहले ही नील लिख दो। तो आपको कोई सवाल छोड़ना नहीं है। ऐसी और क्या क्या रणनीति हो सकती है। कई लोग अभी पूछ रहे हैं कि भैया जीएस कैसे पढ़ें। जीएस पढ़ना ही नहीं है हॉस्टल वार्डन के लिए। तो ये सब चीजों को हम अच्छे से चर्चा करेंगे, कम समय में चर्चा करेंगे। और आगे मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपके मोबाइल में टॉपिक हैं जिन पे आप चाहेंगे उन पे हम लोग वीडियो लाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको सिलेबस पता रहना चाहिए। बहुत लोगों को सिलेबस पता ही नहीं है। जिसको पता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, इसमें एक भाग आ है जिसमें आपको कंप्यूटर संबंधी ज्ञान है। तो कई लोग क्या है कि कंप्यूटर की कोई भी बुक उठाए और पढ़ने लगते हैं। आपको ना इसी आधार पे पढ़ना है। समझ रहे कि कंप्यूटर संबंधी ज्ञान में क्या क्या लिखा है, कि 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर का परिचय है तो नॉर्मल चीज है। उसके बाद कंप्यूटर का उपयोग, मतलब कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ और किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी होना चाहिए। फिर कंप्यूटर के प्रमुख भाग क्या क्या है। सीपीयू से सवाल आएगा, फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। अब एक आध हम लोग वो जो नेट सेट का वीडियो बना रहे थे, उसमें सिंपल चीज है इनपुट आउटपुट। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, इससे सिस्टम के अंदर, जैसे मान लो आपका ईयरफोन होता है। आप जब ईयरफोन से बात करते हो ना, कैसे क्या हो रहा है, धीरे धीरे बोलते हो, तो वो इनपुट है। मतलब आपकी आवाज अंदर गई, कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो इनपुट है, आपके मोबाइल के अंदर गया। जब उसी हेडफोन को आप कान में लगा के सुनते हो तो वो आउटपुट है। मतलब आप अभी स्कैन करोगे कोई डॉक्यूमेंट अपना, तो अगर स्कैन किए तो मोबाइल के अंदर आया तो वो इनपुट कहलाएगा। अगर आप प्रिंट आउट निकाले तो वो आउटपुट कहलाएगा, वो बाहर जाएगा। तो इनपुट आउटपुट इतनी साधारण चीज है, उसको हमको थोड़ा सा समझना है। फिर प्रिंटर के प्रकार है, इंकजेट होता है, लेजर जेट होता है, और अन्य प्रकार के जो भी प्रिंटर है। फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पढ़ना है, पता रहना चाहिए। कमर्शियल और ओपन सोर्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम क्या क्या है, ये पता रहना चाहिए। फिर वर्ड प्रोसेसर क्या है, स्प्रेडशीट, सीधा सवाल आता है स्प्रेडशीट से। प्रेजेंटेशन के उपयोग क्या है। फिर इंटरनेट का उपयोग के बारे में है आपका, कि इंटरनेट का उपयोग, ईमेल क्या है, डॉक्यूमेंट सर्विसिंग क्या है। जो जो शब्द लिखे हैं ना, उनके बारे में आपको पता रहना चाहिए, सीधी सी बात ये है। फिर है एंटीवायरस के उपयोग। अब इसमें एंटीवायरस लिख दिया, लेकिन एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान। तो सीधा सीधा भाई नुकसान फायदे तो पूछेगा नहीं, वायरस तो नुकसान ही करता है। आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन कौन से वायरस हैं, कौन कौन से एंटीवायरस है। फिर मल्टीमीडिया, फिर सीडी डीवीडी। अब इसमें पेटेंट सवाल है कि सीडी की मेमोरी कितनी होती है, डीवीडी की कितनी होती है, तो वो पता रहना चाहिए। गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। गूगल आपको पता होगा, यूट्यूब पता होगा, अल्टा विस्टा लोग नहीं जानते, सर्च कर लो। उसके बाद है सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है। आप सबको पता है कि हमको कुछ भी चीज सर्च करना रहता है, गूगल बाबा से पूछते हैं, तो वही सर्च इंजन है। और कौन कौन से सर्च इंजन है वो आपको पता रहना चाहिए। कई चीज ना सामान्य डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं, उसको आप, जैसे आप भले कंप्यूटर नहीं चलाते, मोबाइल तो चलाते हो ना, उससे कनेक्ट कर करके पढ़ोगे तो अच्छे से बनेगा। और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सवाल है, व्यापम के हर एग्जाम में पूछते हैं, और व्यापम हर एग्जाम में रिपीट करता है।
एक ही सवाल को चार चार पांच पांच बार पूछते हैं उन लोग, और मन नहीं भरता फिर पूछेंगे। तो कंप्यूटर के सवाल अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर लेते हो ना तो आराम से 17-18 बन जाते हैं। सेट में भी जो कंप्यूटर पूछता है वो भी वहीं से पूछते हैं, मतलब वो सेम सवाल है उनके। प्रिंटर के प्रकार से ही पूछेंगे, सीपीयू से ही पूछेंगे, एंटीवायरस से ही पूछेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं इसके लिए। अगला है हिंदी भाषा। इसमें 5 अंकों के कुल 5 प्रश्न होंगे। कहाँ कहाँ से आएंगे? स्वर व्यंजन वर्तनी, लिंग वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, समास, संधि, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द। अब ये सब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे समास है, अगर आप नहीं पढ़े हो ना तो बेसिक पढ़ लो कि यार 5 प्रकार के होते हैं। प्रकार पता रहना चाहिए आपको कि द्वंद्व मतलब ये होता है। द्वंद्व मतलब बीच में अगर डेस लगा है, माता पिता तो माता और पिता। द्विगु मतलब संख्या, कि त्रिभुज मतलब 3 भुजा। बहुब्रीही मतलब किसी अन्य पद की ओर इशारा कर रहा है। तो पता रहना चाहिए संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, कौन सी संधि कहाँ लगती है एक पता रहे। अशुद्धियां वही वही पूछता है। तो कम से कम ना आप हिंदी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर लीजिए। ऐसे सवाल जो बार बार आ रहे हैं वहीं से आएंगे। अशुद्धियां आप देखोगे ना तो कुछ अशुद्धियां जो फेवरेट हैं व्यापम की वहीं से पूछता है, तो क्यों अपन इधर उधर जाएं। उपसर्ग मतलब जो सामने लगता है, प्रत्यय मतलब पीछे लगता है। तत्सम मतलब जो पुराना है, तद्भव मतलब नया है, देशज देश का, विदेशी विदेश का। पर्यायवाची बहुत सारे हैं, विलोम बहुत सारे हैं, अनेकार्थी बहुत सारे हैं। आप जो बार बार आए हैं ना प्रीवियस ईयर में, व्यापम में आ रहे हैं, पीएससी में आ रहे हैं, उनको पढ़िए, बहुत मत जाइए। मुहावरे लोकोक्तियां वही पढ़िए, क्योंकि 5 नंबर का सवाल आ रहा है। सेम चीज मैं इंग्लिश के साथ भी बोलूंगा। कई लोग का ना इंग्लिश में थोड़ा तंग रहते हैं, खासकर अब हम लोग भी तंग हैं। तंग मतलब उतने अच्छे नहीं जो बाकी रहते हैं। तो पूरा मत पढ़ो कि नंबर, जेंडर, आर्टिकल। भाई आप प्रीवियस ईयर पूरा कर लो, सवाल ना आ जाते हैं वहीं से। 5 में से मैं ये गारंटी देता हूँ 3 सवाल तो आते हैं। उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, 3 तो आएंगे। उतनी मेहनत करो ना, ज्यादा क्यों करें जिससे नहीं बनता। प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब पढ़ लो। मतलब सामान्य चीज रहता है। और ये सब आप क्या करो कि आपको पता होगा ना एसएससी का एग्जाम होता है, जैसे एसएससी है। अब यूट्यूब में सर्च करोगे एसएससी, आईबीपीएस, ये जो बैंकिंग वाले एग्जाम होते हैं, उनमें ये सब आता है। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर। आप ना कुछ भी कि प्रपोजिशन इन इंटरेस्टिंग वे, तो वो कुछ कुछ बता देगा कि अच्छा ये होता है, इन यहाँ लगता है, और यहाँ लगता है, ऑन यहाँ लगता है, अंडर यहाँ लगता है। और कुछ कुछ ना अपने डेली लाइफ से। आपको पता है ना कि अंडर ब्रिज होता है जब हम कहीं भी जाते हैं। आप बोलते हो ना अंडर ब्रिज से आ रहा हूँ या ओवर ब्रिज से आ रहा हूँ। अंडर मतलब क्या है कि ऊपर मान लो ट्रेन है, नीचे से ब्रिज है, तो वो अंडर ब्रिज है। ओवर ब्रिज मतलब पटरी है, उसके ऊपर से ब्रिज गया, ओवर ब्रिज है। अब आप समझ गए कि यार अंडर मतलब किसी भी चीज के नीचे, ओवर मतलब किसी भी चीज के ऊपर। बस सिंपल सी चीज है ना। ऑन मतलब उसी से टच हुआ है, ओवर ब्रिज टच थोड़ी है ट्रेन की पटरी से। इतना बेसिक बेसिक अगर आप समझ जाओगे ना तो बना लोगे। वही वही बार बार पूछता है, ये मैं समझा रहा हूँ। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फिर है आपका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इतना तो पता रहे आपको कि सिनोनिम मतलब समानार्थी होता है। सिनोनिम सा से होता है और समानार्थी सा से होता है। इतना बेसिक पता रहे और थोड़ा बहुत जान लो। आप जैसे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जानते हो, डिजायर का आ जाता है कभी कभी सिनोनिम। पता रहना चाहिए डिजायर गाड़ी है मतलब आरामदेह, उससे रिलेटेड होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बेसिक है, खासकर जो ए से रहते हैं, जो भी क्वेश्चन बनाने वाले हैं, वो भी बहुत बुद्धि नहीं लगाते, पिछला ले लेते हैं। या तो ए से एप्पल ऑफ वन साई मतलब आंखों का तारा होना, ऐसा कुछ कुछ कर लेते हैं। तो वो आपको पता रहना चाहिए। ये समझ लीजिए 10 नंबर का हिंदी इंग्लिश हो गया। उसके बाद गणित है। गणित में आपका औसत है, प्रतिशत है, चाल समय दूरी है, सामान्य, ब्याज है, लाभ हानि है, प्रतिशतता है। फिर रेखा कोण है, समतलीय आकृतियां हैं, क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर, चतुर्भुज है। कोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, घन। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ, जनरली लोग भूल जाते हैं। तो आपको ना ये सिलेबस है आपके सामने, बार बार इसको देखते रहो। अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है ना तो दो चीज आपकी बाइबिल है। पहला आपका सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इन दो को तो सामने रखो, कहीं मत, इनसे मत भागो। तो ये आपका 25 नंबर का गणित आ गया। मतलब 30 नंबर का कंप्यूटर आ गया, 25 नंबर का गणित आ गया, 5 नंबर का हिंदी आ गया, 5 नंबर का इंग्लिश आ गया। ठीक। अब हम चलते हैं आगे।
ये तो आपको पता ही होगा, आप दिला रहे तो आप, ऐसा तो नहीं है ये नहीं पता हो। अब 15 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान आएगा। इसमें भी ना अच्छी चीज ये हो गई कि वो पहले केवल सामान्य ज्ञान रहता ना, तो मैं ये सलाह नहीं देता कि मत पढ़ो। आपको बांट दिया है ना, तो मैं सलाह दूंगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संविधान मत पढ़ो। क्योंकि कितना भी पढ़ लो, सवाल अगर दो आएंगे और मैं उस विषय में, मेरा पीएचडी है, हो सकता है मेरे से भी एक ही बने, तो आप कितना भी पढ़ के थोड़ी दो बना लोगे। एक तो हो सकता है आप भी तुक्का मार के बना लो, और हो सकता है मेरा भी जीरो बने। तो 1 नंबर के लिए आप अपना पूरा संविधान की लक्ष्मीकांत तो नहीं रटोगे ना। ये बेसिक चीज है। इतिहास 2 नंबर का आएगा। पूरा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास रट के आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, गारंटी दे रहा हूं। तो फिर क्यों पढ़े पीछे। भूगोल आपका है, वो भी 2 नंबर का है। तो ऐसी चीज के पीछे मत भागो। पहली चीज, जैसे अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में मैं बोलूंगा कि व्यापम का ना एक पैटर्न है। हम लोग कोशिश करेंगे जो व्यापम के पैटर्न के सवाल है ना, ये चीज मैं वही बोल रहा था कि कहाँ पे मदद करूंगा। जैसे संविधान के कुछ सवाल व्यापम के फेवरेट हैं, मैं आपको आधे घंटे 1 घंटे में संविधान पढ़ा दूंगा पूरा, जो व्यापम के हिसाब से है। इतिहास 1 घंटे में बता दूंगा, भूगोल 1 घंटे में बता दूंगा, अर्थव्यवस्था 1 घंटे में बता दूंगा, विज्ञान 1 घंटे में बता दूंगा। ठीक। तो उतना ही पढ़ो बस, उससे ज्यादा मत पढ़ो। अगर मेरा भी नहीं सुनना है ना, मत सुनो, आपका जो बेसिक ज्ञान है उसके आधार पे दिलाओ। इनको पढ़ो मत। अगर पढ़े ना तो आप गए। गए मतलब आपका फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये समंदर है। समंदर में डूबे तो डूब जाओगे। ठीक। फिर नहीं निकल पाओगे। सामान्य विज्ञान जो है ये कम से कम 3 नंबर का है, तो ये भी ना आपको, देखो विज्ञान हम लोग अगर घुसते जाएंगे ना तो बहुत कुछ है। आपको जो व्यापम पूछता है ना वो पता रहना चाहिए। या तो आप व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, वहां से सवाल आ जाएंगे। तो उसमें आप अपने आप को स्टिक रखो, मैं ये समझा रहा हूँ। और छठवां है खेल और शिक्षा। योग मूल शिक्षा। अब योग जो है आपको पता रहना चाहिए कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग है। यम के 5 प्रकार होते हैं। यम क्या है? सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य। नियम 5 प्रकार के होते हैं, ये कई कम लोग को पता होगा कि क्या क्या होता है। चलो कमेंट में लिखना कि शौच संतोष ईश्वर प्रणिधान और क्या क्या है। तो योग से रिलेटेड जो बेसिक चीज है। इसके अलावा आपका शैक्षणिक योजना, छात्रावास प्रबंधन, इसके बारे में ये भी पहले बहुत आ चुका है, उसके आधार पर पढ़ना है। इसको थोड़ा फिर भी ध्यान दे सकते हो, क्योंकि अभी तक नहीं सुने हो, 4 अंक का है, लेकिन कम ध्यान देना है। अगला है समसामयिक घटनाक्रम खेलकूद देश विदेश। इसमें क्या है कि आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना देखना है, खेल देखना है और साहित्य देखना है। देखो ये ध्यान नहीं देते लोग, वो ना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना में डूब जाते हैं। खेल भी पढ़ना है और साहित्य भी पढ़ना है। साहित्य मतलब बेसिक नोबल किसको मिला ये वो ध्यान देना है। खेल भी बेसिक जो घटनाएं हुई कि, जो खेल में क्या पूछता है, अभी जैसे वर्ल्ड कप हुआ कौन जीता, मैन ऑफ द मैच कौन था, आईपीएल का पूछ लेगा, महिला टी20 का पूछ लेगा, महिला वर्ल्ड कप का पूछ लेगा, आपका विम्बलडन पूछ लेगा, ये जो अलग चारों प्रतियोगिता होती है उनके बारे में पूछ लेगा, चेस के बारे में पूछ लेगा। वो सेट पैटर्न है, वहीं से पूछेगा। साहित्य अकादमी साहित्य से पूछ लेगा, साहित्य का नोबल पूछ लेगा। तो जो सेट पैटर्न है ना वही पढ़ना है। अंतरराष्ट्रीय घटनाएं भी बेसिक रहेंगी। तो 5 नंबर का ये आता है। अगला है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। अब देखो व्यापम भले ही इतना अच्छे से लिख दिया, लेकिन वो पूछता सब है। तो पूछ सब तो कुछ नहीं पढ़ सकते। राजनीतिक घटनाक्रम आप पढ़ सकते हो कि कब कब छत्तीसगढ़ के लिए जो जो प्रयास हुए ना, कि खूबचंद बघेल ये संगठन बनाए, फिर शंकर गुहन योगी ये संगठन बनाए, प्रस्ताव सबसे पहली बार ये अब आया। और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है हमारे, आपको ये बुक पढ़ेंगे मिल जाता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, मिनी माता, शेदीलाल, जो भी राघवेंद्र राव, जो भी मेन मेन लोग हैं, बाबा घासीदास, उनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। बाकी फिर पूरा घुसने की जरूरत नहीं है। और बाल मनोविज्ञान में क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान, बुद्धि व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं वैयक्तिक विभिन्नता, निर्देशक परामर्श। इसका भी तरीका ये है कि जो आपको कोचिंग के नोट्स मिले ही जाते हैं, उनको पढ़ो, बहुत ज्यादा नहीं जाना है। मतलब आप इसमें डूबोगे ना तो डूब जाओगे, मैं ये समझा रहा हूँ। तो बेसिक कुछ 4-5 सवाल तो बेसिक आपके ज्ञान से बन जाते हैं। जो नहीं बनते उनके बारे में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेंगे, हो जाएगा। तो अब अपन आते हैं प्रेफरेंस के ऊपर। प्रेफरेंस का मतलब है
ये मैं आपको बोल रहा था इनपुट आउटपुट। इनपुट मतलब कोई भी चीज जो अपन इनपुट करते हैं, जो अपन देते हैं। आउटपुट मतलब जो निकलता है। अगर अपन बात करें, जैसे मान लो ये आपका एग्जाम है। इनपुट मतलब जो आप अपना प्रयास दिए। आउटपुट मतलब उससे जो आपको परिणाम निकला। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं, दो तीन तरीके होते हैं इसके। सबसे पहला अच्छा तरीका होता है वो कहलाता है नंबर वाला। आप सीधा सीधा आपका जो प्रयास है ना उसको आप नंबर के हिसाब से बांट दो। जैसे आपको पता है कि 30 नंबर का कंप्यूटर आता है, ठीक। 25 का आता है मैथ्स, ठीक। अब आप ये मानो कि आपके पास अगले जो भी आपके 45 दिन है, 45 दिन में कितना पढ़ोगे? मान लो आप पढ़ते हो 400 घंटे, ठीक। थोड़ा साइंटिफिक बात करते हैं। अगर आप 400 घंटे पढ़ते हो तो 100 घंटे पढ़ोगे तो 100 नंबर में 30 नंबर कंप्यूटर का है। अब ये तो गणित बेसिक आना चाहिए ना, 100 नंबर में 30 नंबर कंप्यूटर का है। मतलब आप कम से कम 30% समय कंप्यूटर पे दोगे। तो अगर आप 400 घंटे पढ़ोगे तो कितना कंप्यूटर पढ़ोगे? 100 गुणित 4 मतलब 30 गुणित 4, 120 घंटे आपको कंप्यूटर पढ़ना है। समझ रहे हो? जिसका जितना नंबर है। चलो मैं दिन का बता देता हूँ इसमें। उस हिसाब से 100 घंटे, 400 घंटे में 120 घंटे आपको कंप्यूटर पढ़ना है, 100 घंटे मैथ्स पढ़ना है। मतलब सीधी सीधी बात ये समझो कि अगर आप जितना भी पढ़ते हो उसका आधे से ज्यादा समय आपको कंप्यूटर और मैथ्स में देना है। और आखिरी वाला जो शिक्षा मनोविज्ञान है, उसको भी अगर अपन जोड़ लें तो वो 10 नंबर का आता है। तो 40 घंटे आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है। भाषा भी जोड़ ले यहीं पे। भाषा भी 10 नंबर का है। तो 40 घंटे आपको भाषा पढ़ना है। कितना हो गया? 40 40 80, 80 120, 200, 300 घंटे। मतलब 400 घंटे में 300 घंटे तो यही सब्जेक्ट हो गए। समझ गए? मेरे कहने की बात आप समझ गए होंगे कि अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो तो 3 घंटे आपको कंप्यूटर, मैथ्स, शिक्षा मनोविज्ञान और भाषा पढ़ना है। बाकी सब छोड़ दो। समझ गए बात? तो ऐसे आपको जितना आपके पास समय है ना, जिस सेक्शन में जितना नंबर है उसको उतना ज्यादा पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा वीक है, ये है, वो है, उधर ध्यान देते हैं। जिसका जितना नंबर है उतना पढ़ो उसको। अगर कंप्यूटर में सबसे ज्यादा नंबर है तो कंप्यूटर को सबसे ज्यादा पढ़ो। और सबसे अच्छा तरीका यही है, 100 नंबर का है ये। 100 का 30% आपका जो भी समय है वो कंप्यूटर में जाना चाहिए। 25 नंबर का मैथ्स है तो आपका 25% समय मैथ्स में जाना चाहिए। मतलब आप अगर दिन में 4 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटा आपको मैथ्स पढ़ना है। अगर आप दिन में 4 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटा 15 मिनट आपको कंप्यूटर पढ़ना है। ऐसे सीधा सीधा बांट लो। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं उस हिसाब से जमा लो। हफ्ते का करते हो तो उस हिसाब से जमा लो। ये होता है इनपुट आउटपुट। मतलब आप किसी चीज में कितना इनपुट देते हो, कितना। दूसरा एक तरीका होता है इनपुट आउटपुट का। उसमें यह होता है कि जैसे अब मैथ्स है, एक एक सब्जेक्ट में घुसते हैं। मैथ्स में कुछ टॉपिक है, जैसे मान लीजिए औसत है। औसत आप आसानी से समझ, अब किसी को ना अंदर घुसो उसके। जैसे औसत आपको आसानी से समझ में आता है, प्रतिशत आपको आसानी से समझ में आता है, क्षेत्रफल आपको आसानी से समझ में आता है। तो जो चीज आपको आसानी से समझ में आती है उसमें ज्यादा ध्यान दो। मतलब आप ये देखो कि अगर मैं ये बोलूं कि आपको जो आयतन वाला सेक्शन है, हो सकता है किसी को बहुत दिमाग खपा के भी, दिमाग लगा के भी आयतन नहीं समझ में आता। तो आप ये देखो कि मैं 2 घंटे आयतन पढ़ने के बाद भी मेरे को कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन वही 2 घंटा अगर मैं औसत में लगाता हूँ तो वो मेरा बनने लगता है। तो आप ये देखो कि कहाँ समय लगा के मेरे को नंबर मिल रहा है। मतलब अब आपके दिमाग में केवल नंबर होना चाहिए। समझ रहे? जैसे आप हिंदी और इंग्लिश की बात कर लो। अब आप देख रहे हैं कि यार हिंदी जो है ना, हिंदी में मेरे को ज्यादा, अगर मैं हिंदी में थोड़ा मेहनत कर दूंगा तो हिंदी में मेरे को 5 में 5 मिल सकता है। कई लोग की इंग्लिश बहुत कमजोर रहती है, वो बोले यार इंग्लिश में कितना भी कर लूँ ना मेरे को नहीं मिलेगा नंबर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लूंगा, वहां से आया तो आया। तो फिर आप हिंदी में ज्यादा ध्यान दीजिए।
तो आप ना नंबर के हिसाब से सोचिए, वो आपका अपना कुछ भी हो सकता है, लेकिन समय ऐसा नहीं करना है कि आप 100 घंटे पढ़े और 10 घंटा ही कंप्यूटर को दिए तो आप ब्लंडर कर रहे हैं। आपका अगर 2 नंबर है ना इतिहास का, 100 में 2 नंबर, तो अगर आप 100 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे आपको इतिहास पढ़ना है। अगर 400 घंटे आपके पास बचे हैं तो 2 चौक 8 घंटे केवल इतिहास के लिए है आपके पास, उससे ज्यादा नहीं है। उससे ज्यादा अगर आप दिए तो आप रेस से बाहर हो। समझ गए? नंबर के आधार पे सोचो। अगली चीज है, अगर आपको कोई भी वनडे एग्जाम निकालना है तो एक ही की है, वो है रिवीजन। रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। समझ रहे? मतलब भाई पढ़ तो सब चीज सबको ही लिए हैं, जब तक आप उसको बार बार नहीं पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज होगे। तो आपको ये कोशिश करना है कि किसी भी चीज का कम से कम 3 बार रिवीजन करें। 3 बार। 3 बार से अगर आप कम रिवीजन करते हो तो आप नुकसान में जाओगे। आपको कम से कम 3 बार रिवीजन करना है हर किसी टॉपिक का। बार बार करिए। अब दूसरी चीज होती है कि हम भूल जाते हैं, हर कोई भूल जाता है, क्यों नहीं भूलेगा यार। तो आपको क्या करना है, जैसे आप कोई चीज आज पढ़े, दिमाग का जो कर्व होता है कल वो भूल जाता है, तो कल एक बार फिर पढ़ लो। अगर आप आज की चीज कल फिर पढ़ लिए ना तो वो फिर आपके दिमाग में हफ्ते भर रहता है, तो हफ्ते भर बाद फिर पढ़ लो। हफ्ते भर बाद पढ़ लोगे ना तो महीने भर बाद भूलोगे आप। तो फिर करीब 15 दिन बाद, मतलब इस टाइप का बना लो कि एक आज पढ़े, फिर दूसरे दिन पढ़ो, फिर करीब चौथे दिन पढ़ लो, फिर 7वें दिन पढ़ लो, फिर 15वें दिन पढ़ लो। और रिवीजन में ना बहुत टाइम नहीं लगता। अगर आप एक बार पढ़ लिए ना तो दोबारा बस नजर के सामने से निकालना रहता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई बार बार पढ़ो। मतलब मैं आपको सलाह दूंगा कि एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा है, तुलना में 10 किताब को एक एक बार पढ़ना। एक किताब को ना रट डालो, वहां से सवाल आए तो ना छूटे आपसे। तो एक ही किताब को बार बार पढ़ो। एक लेक्चर आप सुन रहे हो उसको 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, जो वो पढ़े ना वो याद हो जाए। क्योंकि आपको अभी हम लोग चर्चा करेंगे, तुक्का लगाना है। तुक्का तभी लगाओगे जब आप कंफर्म रहोगे कि यार ये तो नहीं हो सकता, और वो तभी आएगा जब आप रिवाइज करोगे, तभी वो चीज याद होगी। रिवीजन के साथ मैं दूसरी चीज बोलूंगा, प्रैक्टिस। वो जो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो मैन भी। तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। प्रैक्टिस किसकी करना है? गणित की। कई लोग क्या करते हैं ना, केवल वीडियो देखते रहते हैं कि ये वीडियो वो हम देख लिए, देख लिए, वो देख लिए। गणित जब तक आप बनाओगे नहीं नहीं बनता। तो आपको बार बार गणित बनाते रहना है, तभी गणित होगा। गणित का सम्मान है तो कम हो जाता है। अगला, कोई भी व्यापम का एग्जाम आपको दिलाना है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ते हो ना तो व्यापम कभी नहीं होगा। व्यापम यार सीधा सीधा कम से कम आपके 50% से ऊपर सवाल आते हैं पिछले साल के, रिपीटेड। 50 अच्छे से नहीं बना, 50% से ऊपर। अगर आधे सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला मेहनत नहीं कर रहा है, आप क्यों मेहनत कर रहे हैं जबरदस्ती का? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, मान लो नहीं भी आएंगे ना तो उसी के आसपास सवाल आएंगे, उसी के जैसे सवाल आएंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। खासकर कंप्यूटर छोड़ना ही नहीं है, गणित नहीं छोड़ना है। आपका जो हिंदी इंग्लिश है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं। जो जीएस वाला भाग है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। शिक्षा मनोविज्ञान वो भी आप देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो बेसिक चीजें हैं ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आती हैं, वो आपको अच्छे से करना है। क्योंकि दो चीज होती है, एक तो वहीं से सवाल रिपीट हो रहे हैं, दूसरा ये एग्जाम कॉम्पिटिटिव है। आप वो करके नहीं गए, वहीं से सवाल आ गया, दूसरा करके गया, वो तो बनाएगा ही 100%। मतलब वो आपसे ऊपर चल दिया, वो आपसे ऊपर गया मतलब आप नीचे हो गए, मतलब आप हार गए रेस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा ही। कई लोग बोलेंगे इस बार रिपीट नहीं होगा, तो उसी से मिलते जुलते सवाल आते हैं। आपको ना प्रकृति पता चलेगी, कोई भी चीज पढ़ने का तरीका पता चलेगा, नहीं तो आप खो जाओगे। इसके बाद टेस्ट सीरीज आपको दिलाना है। क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चों को हम लोग देखते हैं जो पता खूब रहता है, वहां बना नहीं पाते, क्योंकि वो उस टाइप का अप्रोच नहीं रहता। उनको याद रहता है, बाहर निकलते हैं, अरे यार ये भी पता था, अरे यार ये भी पता था। क्योंकि उनका ना दिमाग एमसीक्यू के हिसाब से ट्रेंड नहीं होता। अब आपके क्योंकि आखिरी के 45 दिन है, तो आप कोशिश करिए कि हर दिन एक सवाल या एक सवाल, सॉरी, एक टेस्ट जो है सॉल्व करिए। 10 सवाल का हो, 20 का हो, 30 का हो।
टेस्ट सीरीज चालू करिए और कोशिश ये करिए कि ओएमआर में करिए, जिसमें गोला लगाते हैं ना प्रॉपर। कई बार क्या होता है, पहले का गोला हम दूसरे में लगा देते हैं, 23वें का गोला 24वें में लगा देते हैं। वो ब्लंडर है, वो आपको नहीं करना है। मतलब एमसीक्यू आपको करना है। एमसीक्यू करने का एक और तरीका मैं बताऊंगा। आप क्या करिए कि कई लोग को लगता है मेरा तुक्का सही नहीं रहता, तो जैसे आपके एमसीक्यू हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे आपको पता है, दूसरे का पता है, चौथे का पता है, पांचवें का पता है, सातवें का पता है, आठवें, ये आपके दिमाग से बन गया। आप ये बना लीजिए, उसके बाद ना पेन बदल दो। आप ब्लू पेन से गोल कर रहे तो ब्लैक कर लो, और ब्लैक पेन से पहले में तुक्का मारो, तीसरे में तुक्का मारो, छठवें में मारो, नौवें में मारो, 10वें में मारो। तो जब बाद में चेक करो ना, तो देखो यार ये 5 में मैं तुक्का मारा था। 5 में ना दो सही रहते हैं जनरली, दो तो सही हो ही जाएंगे। और अगर दो भी सही है तो आप नेट पॉजिटिव में हो, आपका फायदा होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुक्का तो मारना ही है। और ये करके आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ यार तुक्का से फायदा होता है। तुक्का मैं क्यों बोल रहा हूँ आप बताइए। देखिए व्यापम में क्या है, 1/4 निगेटिव, 1/4। मतलब अगर आप 5 सवाल अटेंड करते हैं, 4 गलत होते हैं और एक सही होता है, तो भी आपको 0 नंबर मिलता है। मतलब आपको कोई नुकसान नहीं होता। मतलब अगर कोई व्यक्ति तुक्का नहीं मारा और आप तुक्का मारे, 5 में से 4 गलत हो गए, तो भी आप दोनों बराबर हो। अब आपकी किस्मत इतनी बुरी नहीं होगी कि 5 में से 4 गलत हो जाएंगे यार, 3 गलत होंगे ज्यादा से ज्यादा, दो तो सही होंगे ना। दो सही हो गए तो आप उससे आगे हो गए, 1.5 2 नंबर। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुक्का इसीलिए फायदेमंद होता है। इसमें क्या है कि 1 नंबर आपको मिलेगा सही होने का, और 0.25 कटेगा गलत होने का। अगर आपका 4 सवाल गलत हुआ, तो 4 गुणित 0.25, मतलब 1 नंबर कटेगा, और एक सही हुआ तो 1 गुणित 1, मतलब 1 मिलेगा। तो 1 नंबर आप 1 - 1 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 3 सही हुआ, तो आपका 2 सही हुआ, तो 2 गुणित 1 मतलब 2 नंबर आपको मिलेगा। 3 गलत हुआ मतलब 3 गुणित 0.25, 0.75 कम होगा, मतलब आपको कितना मिल जाएगा, 1.25। इतना आगे हो जाओगे आप। अगर दो भी सही हुआ 5 में से, तो तुक्का जरूर मारो, जरूर से जरूर मारो। इतनी बुरी किसी की किस्मत नहीं रहती कि सभी के सभी गलत हो जाए। आप ए ए मारोगे, बी बी मारोगे, सी सी मारोगे, तो भी एक तो सही होगा ना। तो वैसे मत मारो। तुक्के में क्या करो, लॉजिकल तुक्का मारो, लॉजिक लगाओ। लॉजिक में सबसे पहली चीज ये होती है कि इलिमिनेट करो। आपके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। एक तो देख के समझ में आ जाएगा कि यार ये नहीं हो सकता, ये तो इतना वाहियात ऑप्शन है, ये कभी नहीं हो सकता। एक तरीका ये होता है इलिमिनेट करने का, ये नहीं होगा। दूसरा तरीका ये होता है, जैसे गणित तड़ित में ना ऐसे भी सवाल रहते हैं कि ये कितनी दूरी हुई, और सवाल ऑप्शन में एक दे देता है किलोग्राम। तो ऐसे भी पकड़ सकते हो आप, थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आ जाता है। दूसरा क्या होता है कि एक तरीका होता है, अगर दो ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक बोलता है कि इससे जलवायु परिवर्तन होता है, एक बोलता है जलवायु परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन ए होता है, बी नहीं होता। तो ए या बी में कोई एक उत्तर होगा अगर दो अपोजिट है तो अब आपको पता चल गया कि ए या बी में एक तुक्का मारना है, सी डी छोड़ देना है। एक तरीका होता है कि ऑप्शन डी अगर उपरोक्त सभी है, तो अगर उपरोक्त सभी कहीं भी ऑप्शन है तो उसके राइट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई ऑप्शन है, तो उसके राइट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये सब ना बहुत सारे लॉजिक हैं तुक्के के। जो एक हम लोग का वीडियो भी है, आप देखे होंगे, साइंस ऑफ तुक्का, 12 13 14 हजार लोग देख लिए हैं। एक बार देख लेना, सर्च करोगे साइंस ऑफ तुक्का करके, मिल जाएगा आपको चैनल में। वो देख लेना, बोलोगे तो फिर से बना लेंगे व्यापम से रिलेटेड। पीएससी का तो हम लोग पूरा सवाल लेके आए हैं कि ऐसे ऐसे तुक्का मार के ऐसे ऐसे ला सकते हैं। अगली चीज है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट दोनों जगह, एक तो अभी और एक एग्जाम में। क्या होता है ना कि गणित के सवाल ऐसे रहते हैं कि वहां, पहले एग्जाम हॉल में बोल दो, गणित के सवाल ऐसे रहते हैं अपन अटक जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि अपन ना ईगो को अपने साथ ले जाते हैं, कि आप औसत खूब पढ़े, औसत से सवाल आया, आपसे नहीं बन रहा है, तो आपको लगता है बनाऊंगा यार। और गणित में क्या होता है ना कि आपको लगता है बनाऊंगा, आप किसी सवाल को 40 सेकंड दे दिए, तब आपको लगता है कि यार थोड़ा सा और, 40 सेकंड तो मैं दे चुका हूँ, 20 सेकंड और दूंगा ना तो आ जाएगा उत्तर।
जब 20 सेकंड और दे देते हो 60 सेकंड हो जाता है। अब किसी सवाल को अगर आप 60 सेकंड दे दिया तो लगता है यार इतना दे दिया तो थोड़ा तो और दे देता हूँ, फिर और दे देता हूँ। उसमें फिर आप फंस जाते हो। मतलब आपको अपने ईगो को ना साइड करना है। एक सवाल आप अगर लग रहा है कि 30-40 सेकंड में नहीं बन रहा है, आगे बढ़ जाओ। भाई पीछे तो आ सकते हो ना, ऐसा थोड़ी कि एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं आ सकते। आपकी वन वाली गाड़ी है कि केवल फ्रंट गियर लगता है, रिवर्स नहीं लगता। तो पीछे फिर आ जाओ, जहां तक बनाए थे आगे फिर बना लेना। वहां पे मत रुको, क्योंकि वो एक 60 सेकंड से 80 होता है, 80 से 100 होता है, 100 से 120 होता है। दूसरा ये है कि पहले राउंड में केवल वही सवाल बनाओ जो बनते हैं, कहीं मत अटको। कोई भी सवाल ऐसा लग रहा है ना अटक रहा है, मत बनाओ। तीसरा चीज ये करो कि गणित वाले सवाल आखिरी में बनाओ, क्योंकि गणित शुरू में बनाए दिमाग खराब हुआ तो दिक्कत हो जाती। पहले पूरे आप बना लो जो आपसे एक बार में पढ़ के बन जाते हैं। उसके बाद गणित के ऐसे सवाल बनाओ जो तुरंत तुरंत बन जा रहे हैं। गणित के सवाल ऐसे आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, ऑप्शन को सीधा सवाल में पुट करोगे ना, आंसर आ जाता है। जो पहले एक बार में बन गए वो बनाओ। फिर दूसरे राउंड में जाओ जो थोड़ा बुद्धि लगा के बन रहे हैं। तीसरे राउंड में आखिरी में फिर बनाओ। एक तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे? अभी आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ना आपको देखना है कि 45 दिन है, मेरे को सभी सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, 2 बार 3 बार रिवाइज करना है। तो आप टाइम टेबल बना लो कि यार 15 सितंबर को एग्जाम है, तो 15 सितंबर तक तो मेरा सब रिवीजन हो जाना चाहिए, 14 सितंबर को। अब मेरे को कम से कम तीसरा रिवीजन मैं करूंगा आखिरी के एक हफ्ते में। मतलब आप कुछ भी मान लो कि 7 सितंबर तक, 7 सितंबर से 15 तक मैं तीसरा रिवीजन करूंगा। उससे पहले ले जाओ कि उससे पहले मान लो 15 दिन दे दो, तो कुछ भी 22 अगस्त तक, 22 अगस्त 7 सितंबर तक पहला रिवीजन करूंगा। मतलब 22 अगस्त तक आज से आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अब सिलेबस कैसे खत्म होगा उसके लिए प्लान करो। तो ये सब ना अभी से टाइम मैनेजमेंट करो, वो आपका अपना हो सकता है लेकिन मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। अगली चीज है दिनचर्या। दिनचर्या ऐसी बनाओ कि मतलब वो आपके लिए बेस्ट रहे। जैसे सुबह जो उठने वाले हैं उठ के पढ़ो, जो रात को सोने वाले हैं रात को, मतलब रात को जगने वाले हैं रात को पढ़ो। कोशिश ये कर सकते हो कि जैसे मैथ्स है, मैथ्स क्योंकि बनाने वाला सब्जेक्ट है तो ये रात को पढ़ सकते हो। जैसे रटने वाले सब्जेक्ट जो हैं, जैसे आपका कंप्यूटर है, भाषा है, इनको सुबह रख सकते हो कि भाई ये चीज मेरे को रटना है। गणित आपको बनाना है, सॉल्व करना है, शाम को रात को बना सकते हो जब दिमाग थोड़ा सा ढलान में रहता है। सुबह उठे जोश रहता है तो ये सब बना सकते हो। तो दिनचर्या ना वैसे मोल्ड करना है आपको। अगला चीज थोड़ा सा आप योग ध्यान ये सब अपने जीवन में ला सकते हो, उससे ना थोड़ा फायदा मिलता है। एक तो स्ट्रेस नहीं आता, दूसरा ना दिमाग बढ़ता है, मानो ना मानो, लेकिन थोड़ा तो फायदा मिलता है। कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान करो, 10 मिनट बैठ जाओ। बैठ के ना ध्यान, बस आप मत पढ़ो अपना, ध्यान अपने दिमाग को थोड़ा सा केंद्रित करो। बैठे बैठे यही याद कर लो 10 मिनट कि यार मैं दिन भर क्या पढ़ा। याद करोगे ना तो तुरंत याद आता है यार ये तो भूल रहा हूँ। तुरंत किताब खोलो वो देख लो। तो ये कर सकते हो आप, योग कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। अगली चीज होती है पढ़े कैसे। इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर अभी आपके पास 45 दिन है ना, आप रात को एक डायरी रख लो, ठीक। और प्लान कर लो कि यार मैं सुबह मान लो 7 बजे उठता हूँ, एक आध घंटा उठूंगा, फ्रेश होऊंगा, नाश्ता करूंगा, 8 से 8:45 में पढ़ूंगा कंप्यूटर। लगातार मत रखो कि ये 2 घंटे लगातार पढ़ूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइम 8 से 45 मिनट का एक स्लॉट रखो। 10 से 15 मिनट रेस्ट करो। रेस्ट में मोबाइल मत चलाओ, रेस्ट करो। तो ये 45 मिनट मैं कंप्यूटर पढ़ूंगा। यहाँ पे रखो कि फिर 10-15 मिनट रेस्ट, फिर 9 से 9:45 फिर कंप्यूटर। और इसमें भी लिख दो कि कंप्यूटर इस बुक से पढ़ूंगा, ये चीज पढ़ूंगा, ठीक। फिर 10 से 10:45 मान लो भाषा, कुछ भी संधि। तो ये पता रहे कि ये 3 अपन पढ़े, उसके बाद फिर खाना पीना खाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, जो करना है करेंगे। फिर मान लो आप 12:30 से अगला स्लॉट बनाते हो 1:15 तक। फिर अगला बनाते हो 1:30 से 2:15 तक। यहाँ ये पढ़ूंगा, यहाँ ये पढ़ूंगा, जो भी आपको रखना है। आप ऐसे ना पहले स्लॉट बना लो।
अब क्या करो कि जैसे आप 8 से 8:45 आप कंप्यूटर थे, 8:45 में उठो और अगर आप पढ़े तो यहाँ राइट मार दो कि पढ़ा पूरा। अगर बीच में आपका 10 मिनट कहीं से फोन आ गया था तो लिख दो कि 10 मिनट फोन आ गया, बाकी कितना पढ़ा मैं, 35 मिनट पढ़ा। आपको पता रहना चाहिए, ईमानदारी से किसी को मत दिखाओ, आपको पता रहना चाहिए कि 35 मिनट में पढ़ा, 10 मिनट फोन में बतियाया। यहाँ फिर फोन आ गया, 45 मिनट बात हो गई। या यहाँ आप फिर इंस्टा की रील चलाने लगे और खो गए, तो 30 मिनट या कोई मिल गया चैटिंग करने लगे। तो ये सब फिर आपको समझ में आएगा कि भाई मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। आखिरी में आप लिखो कि इतना 10 मिनट मान लो आप यहाँ बर्बाद किए, तो आप पढ़े कितना, 35 मिनट। यहाँ कितना पढ़े, 45। यहाँ कितना पढ़े, 10 मिनट ही। तो टोटल जोड़ लो, यहाँ आपको कितना टोटल है, जितना पढ़ना था कुछ भी आपका 10 घंटा, और आप सही में कितना पढ़े, 7 घंटे। तो आपको पता रहेगा कि कहाँ मैं टाइम वेस्ट किया, वो टाइम को आप हटाओ कि यार अब वेस्ट नहीं करूंगा। तो ऐसा करके जब प्लान करोगे ना तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। आपको भी पता रहेगा कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ अब नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कर सकते हो, इससे आपका अपना फायदा है। एक ये कर सकते हो कि फिर बढ़े, कि अगर आप मान लो अभी आज की डेट आज पढ़े 7 घंटे इफेक्टिव, तो एक हफ्ते बाद कम से कम वो 7.5 घंटे तो हो जाए। ये मत कि अगले हफ्ते और कम हो जाए, इसको बढ़ाते जाओ। आप इंस्टाग्राम में आधे घंटे रील स्क्रॉल किए तो उसको कम करके 20 मिनट करो, 10 मिनट करो। अगली चीज, मोबाइल से ना थोड़ा सा दूरी बना लो। मोबाइल अगर आप ऐसे यूज कर रहे हैं कि कोई यूट्यूब लेक्चर देख रहे हैं, कोई अच्छी चीज देख रहे हैं, वो अच्छी चीज है। लेकिन मोबाइल अगर आपका गलत चीज में जा रहा है ना तो उससे दूरी बना लो, बहुत खतरनाक है। ये काम आप कर सकते हो। ये ओवरऑल स्ट्रेटजी और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप लोग भूलोगे लंबा हो जाएगा वीडियो। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग कोशिश करेंगे जो भी सिलेबस के मेन मेन टॉपिक है उनको पढ़ा दें। आप भी अपना कमेंट में लिखिएगा कि ये, मतलब उससे ये समझ में आएगा कि किसके बारे में आप लोग वीडियो चाहते हो। क्योंकि बनाना तो हम लोग सब चाहते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि कुछ कुछ काम में फंस गए, कुछ और लग गया। तो आप लोग की जो प्रेफरेंस होगी कि इसके बारे में पहले बना दो, इसके बारे में पहले बना दो, या ये और बता दो, ये और बता दो, वो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको, मतलब आप लोग जो लिखेंगे उसके आधार पे वीडियो बनाने की। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें जो भी पीडीएफ है हम लोग डालते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि फायदा ये होता है कि जनरली कभी कभी वीडियो फिर मिस हो जाते हैं, तो वो आपके नहीं होंगे। आगे अगर आप लोग बोलेंगे कि भैया लाइव आके पढ़ाइए, वो भी कोशिश करेंगे। तो जो भी आपकी डिमांड है हमारे सर आंखों पे, तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम लोग को पता लगेगी। एक चीज और, कई बच्चे हैं जिनको दिक्कत होती है कुछ पर्सनल जो पूछ नहीं पाते, तो ये हम लोग का व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप बिल्कुल मैसेज कर देना। हो सकता है तुरंत रिप्लाई ना मिले, हो सकता है 4 दिन बाद रिप्लाई मिले, हफ्ते भर बाद मिले। धैर्य रखना, गुस्साना मत। तो इसमें भेज देना, कोशिश करेंगे हम लोग कि आपको जल्दी रिप्लाई दें। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।